हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मेशन। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें हिस्ट्री पढ़ना है तो हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का हिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ ऑल फील्ड ऑफ साइंस इज कम्प्राइज ऑफ द आइडियस नॉलेज एंड अवेलेबल टूल्स। हमें पहले से उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो जैसे कि पहले के टाइम में 3000 to 1500 BC, बल्कि बिफोर क्राइस्ट, मेडिसिनल प्रिपरेशन आर डॉक्यूमेंटेड इन ऋग्वेद इंडिया एंड मटेरिया मेडिका चाइना। पहले के टाइम में जितने भी हमारे मेडिकल प्रिपरेशन होते थे वो ऋग्वेद या फिर मटेरिया मेडिका में डॉक्यूमेंटेड होते थे। और आयुर्वेद, जिसे आज कौन नहीं जानता, आयुर्वेद डिस्कवर्ड बाय द चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट। जो हमारा आयुर्वेद था उसको डिस्कवर किया था चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट ने। अब हम आगे देखते हैं ड्रग्स ऑफ एंटीक्विटी, मतलब कि जो पुराने टाइम में जितने भी लोग रहते थे उन लोग किसी भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट कैसे करते थे। तो पहले के लोग क्या करते थे, कोई भी जैसे कि प्लांट हो गया तो उसके पत्ते चबा के देखते थे। अगर उनका फीवर या फिर कोई भी पर्टिकुलर डिसीज अगर ठीक हो जाता था, फिर उस पत्ते को आइडियल मान लेते थे कि हाँ, अगर मेरे को पर्टिकुलर अब ये डिसीज़ होगा तो मैं इस पत्ते को चबाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वही है कि द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द Chinese and the Hindus found to be that they use therapeutic plant and mineral for the treatment. And the South American Indians also chewed coca leaves. Coca leaves हम जानते हैं जो कोकेन कंटेन करके रखता है, containing cocaine, and used mushroom as a hallucinations. Hallucinations के लिए वो क्या करते थे, या तो कोका लीव्स को चबाते थे या फिर मशरूम्स को। सेकेंड है हमारा द मिडिल एज। मिडिल एज मतलब कि जो पुराने टाइम के बाद थोड़ा सा आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या हुआ था, थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ था। तो एक साइंटिस्ट है पैरासेल्स नाम के, उन्होंने क्या ग्लोरीफाई किया कि जो हमारे एलेक्सिस में सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो सॉल्ट है वो किसी भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं द 19th सेंचुरी, एज ऑफ इनोवेशन एंड केमिस्ट्री। अब क्या होता है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं और नई नई खोज होती जाती है, तो उसी तरह द 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, द 19th सेंचुरी सॉ अ ग्रेट एक्सपेंशन इन नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा पहला सिंथेटिक कंपाउंड था वो हमारा एसिटिक एसिड था। तो एसिड द सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय एडोल्फ कोल्बे, इन्होंने सबसे पहले 1845 में क्या किया था, एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया था। उसी तरह द सिंथेसिस ऑफ मीथेन बाय बर्थलोट, इन्होंने क्या किया था, 1856 में क्या किया था, मीथेन का सिंथेसिस किया था। एंड द आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन बाय फ्रीडरिच सर्टनर। फ्रीडरिच सर्टनर को कौन नहीं जानता, इन्होंने क्या किया था, पहली बार जो ओपियम होता है हमारा, उससे मॉर्फिन का आइसोलेशन किया था 1803 में। और 19th सेंचुरी में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, डिजिटैलिस का यूज़ किया था एडिमा के ट्रीटमेंट के लिए। तो द 19th सेंचुरी डिजिटैलिस वॉज यूज्ड बाय द इंग्लिश फिजिशियन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 20th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी के बाद हम 20th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। तो द 20th सेंचुरी एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसको हम ईरा ऑफ एंटीबायोटिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस 20th सेंचुरी में हमारे जितने भी एंटीबायोटिक्स थे उन सबका इंट्रोडक्शन हुआ था। तो सिंथेटिक केमिकल दैट कुड इनहिबिट द रैपिड रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। हम जानते हैं जो हमारा एंटीबायोटिक होता है वही जो जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसके रिप्रोडक्शन को रोकता है। तो जो इन 1929 पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन हमारा एक एंटीबायोटिक होता है। तो उसके बाद जैसे ही पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद हमारे और बहुत सारे एंटीबायोटिक या फिर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन के खोज होने लगे। जैसे कि यहाँ पे सल्फोनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, और क्लोराम्फेनिकॉल एंड टेट्रासाइक्लिन emerged as a powerful anti-infective agents and used to save a life several thousand soldiers during the world war। जब हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम में जितने भी यहाँ पे ड्रग्स हैं वो सब यूज होते थे इन सोल्जर्स की जान बचाने के लिए। अब हम पढ़ते हैं हमारा 5th पॉइंट, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री और कैसे डेवलप हुआ, तो जैसे कि हम जानते हैं अभी कुछ समय पहले ही जितने भी हमारे स्टिमुलेंट हो गए, डिप्रेसेंट हो गए, है ना, हमारे ब्रेन से रिलेटेड, इन सब की डिस्कवरी हुई थी। एनेस्थेटिक हो गया, जैसे कि क्लोरोफॉर्म वगैरह, इन सब की भी क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। तो उसके बारे में पढ़ते हैं फिजियोफार्माकोलॉजिक एजेंट्स एंड द ईरा ऑफ ब्रेन रिसर्च। इसको ईरा ऑफ ब्रेन रिसर्च बोलते हैं क्योंकि जो भी हमारे डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट, ये सारे ड्रग होते हैं वो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। तो स्टिमुलेंट एंड डिप्रेशन वर यूज टू मॉडिफाई द मूड एंड मेंटल स्टेट्स ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट्स, जिनको कुछ साइकोसिस होता है जिन पेशेंट को, उन सब के लिए जो स्टिमुलेंट और फिर डिप्रेशन वाला जो ड्रग है वो सब यहाँ पे
ढूँढा गया था। अब यहाँ पे हम जैसे कि जानते हैं इंसुलिन, इंसुलिन को जैसे किसी पर्सन के में इंसुलिन की डेफ़िशिएंसी हो जाती है तो हम बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे करते हैं? हम उसको सबसे पहले आइसोलेट करते हैं। तो उसी तरह जो सबसे पहला आइसोलेट किया गया जो हार्मोन था या फिर स्टेरॉइड था वो था हमारा एपिनेफ्रिन। तो द फर्स्ट प्योर हार्मोन टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड वाज एपिनेफ्रिन। ठीक, उसके बाद हमारा लास्ट यहाँ पे आता है कुछ एनेस्थेटिक या फिर एनाल्जेसिक्स की यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी। द फर्स्ट यूज ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल occurred when nitrous oxide, ether and chloroform were introduced in anesthesia during 1840। ठीक, अब हम यहाँ पे ये तो हो गया हमारे हिस्ट्री के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ नॉलेज दूंगी कुछ ड्रग्स के बारे में, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आप याद नहीं कर सकेंगे तो कोई बात नहीं, जैसे कि आप आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा कि कौन सा मेडिसिन किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो जैसा कि यहाँ पे ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन है, मीन्स किस ईयर में जो मेडिसिन आए थे हमारे, इसका एग्जाम्पल और इसकी कैटेगरी दिए हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मॉर्फिन इंट्रोड्यूस हुआ था 1803 में और ये एज ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक की तरह काम करता है। और 1842 में जो डाई इथाइल ईथर है वो हमारा जनरल एनेस्थेसिया की तरह काम करता है। 1850 में इसका ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन था पोटेशियम ब्रोमाइड का, ये हमारा सीएनएस डिप्रेशन की तरह काम करता है। और उसी तरह 1853 में हमारा एस्प्रिन इंट्रोड्यूस हुआ था जो हमारा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब कि जो पेन को, फीवर को, ये सबको क्या करता है, रिड्यूस करता है। और उसी तरह 1911 में जो हमारा फिनोबार्बिटल था जिसको हम जानते हैं ऐसा सेडेटिव और हाइप्नोटिक की तरह काम आता है। अब सेडेटिव और हाइप्नोटिक क्या होता है? सेडेटिव एक ऐसा ड्रग होता है जो ब्रेन को क्या करता है, जो हमारे माइंड को काम करता है। अगर किसी पर्सन का जो ब्रेन है वो ओवर एक्साइटेड हो गया है तो उसको काम करने का काम करता है। और जो हाइप्नोटिक्स होते हैं वो नींद आने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं 1930 जो जहाँ पे हमारा पेनिसिलिन इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ एंटीबायोटिक के रूप में। और 1936 में सल्फोनामाइड एज अ एंटीबैक्टीरियल। एंड 1938 में जो हमारा ट्राइफेनिलमाइन था वो एज अ एंटी एलर्जिक्स की तरह यूज होता था। 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे क्लोरप्रोमाजिन को जो एज अ एंटीसाइकोटिक्स की तरह काम आता है। और 1952 में हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है हमारा। 1957 में हमारा मेटफॉर्मिन का इंट्रोडक्शन हुआ था जो एज अ हाइपोग्लाइसेमिक्स का काम करता है। 1960 में जो हमारा डाइज़ेपम है उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, ये हमारा एक बेंजोडाइजेपिन होता है जो क्या करता है, जितने भी अगर एनजाइटी हो गया या फिर अगर स्लीपिंग में ट्रबल हो रहा है आपको तो इन सब में क्या करता है, ये रिलीव करता है। 1965 में यहाँ पे प्रोप्रानोलॉल का इंट्रोडक्शन हुआ था जो हमारा बीटा ब्लॉकर होता है। 1970 में यहाँ पे इंसुलिन का इंट्रोडक्शन हुआ था जो एक रिकॉम्बिनेंट ड्रग है। और 1976 में रैनिटिडिन ड्रग का इंट्रोडक्शन हुआ था जो हमारा एक एंटासिड होता है। एंटासिड जो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और 1979 इसमें हमारा ओमेप्राजोल का इंट्रोडक्शन हुआ था जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है हमारा। 1999 में सिलेकॉक्सिब का हुआ था जो कॉक्स 2 इनहिबिटर होता है। एंड 2000 में ह्यूमन जीनोम का जिसका यूज़ यहाँ पे जीन थेरेपी में होता है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।